मैं रोहित निराकर आप सभी का शिक्षा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम फिजिक्स सीरीज का दूसरा चैप्टर गणित गति पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे, पहला लिखा है विराम अवस्था और दूसरा लिखा है गति अवस्था। तो जो विराम अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और गति अवस्था को कहते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो आइए हम समझते हैं विराम अवस्था और गति अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम विराम अवस्था के बारे में जानेंगे कि एक विराम अवस्था होती क्या है। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई हुई है। तो मान लिया कि ये रोड है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर एक बस खड़ी है जो कि कुछ ही समय में यहाँ से निकलने वाली है। यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है जो कि कुछ ही समय में निकलने वाली है, लेकिन यह अभी तुरंत में तो खड़ी है ना। तो यह बस जो है किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने कि रुकी हुई बस। तो इस रोड पर यहाँ पर बस खड़ी हुई है, तो ये क्या, बस एक विराम अवस्था में। उसी के पश्चात में अब हम आते हैं गति अवस्था पर कि एक्चुअल में गति अवस्था होती क्या है। तो गति की अवस्था वह होती कि जब यहाँ पर एक बस खड़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद यह बस चलना चालू हुई और इस पॉइंट पे पहुंच गई। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऐसी लिखी है कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि बस पहले ए पॉइंट पे खड़ी थी और कुछ टी समय पश्चात वह बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो यह बस किस अवस्था में, गति की अवस्था में। तो शायद मेरे को आशा करता हूँ आपको विराम अवस्था और गति अवस्था समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आते हैं गति के प्रकार पर। तो मैंने यहाँ पर देखो गति के प्रकार लिखा है कि गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एक विमीय गति, दूसरा होता है द्विविमीय गति और तीसरी होती है त्रिविमीय गति। तो एक विमीय, दो विमीय, त्रिविमीय गति को समझने का सीधा सीधा एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा हुआ है इन सबके। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक विमीय गति के लिए लिखा है कि सरल रेखा में गति। जैसे कि यहाँ पर बस एक रोड पे चल रही है तो वह एक सरल रेखा में गति कर रही है, और यहाँ पर ट्रेन भी पटरी के ऊपर चलती तो वह भी एक सरल रेखा में गति करती। तो इसका एग्जाम्पल है एक विमीय गति का एग्जाम्पल। इसी के साथ में हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट द्विविमीय गति पर। द्विविमीय गति क्या होती है द्विविमीय गति? तो मैंने यहाँ पर एक बना हुआ है, ये है एक फुटबॉल का मैदान समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है प्लेयर के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, तो वह अब एक गति करते रहते हैं और रेंडम पूरे मैदान भर इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो वह जो गति कर रहे हैं पूरे खिलाड़ी लोग, वह किस प्रकार की गति कर रहे हैं, द्विविमीय गति कर रहे हैं। अब आते हैं त्रिविमीय गति पर। तो त्रिविमीय गति का एक सीधा सा एग्जांपल है, सभी लोगों ने बचपन में पतंग उड़ाई होंगी। तो पतंग शब्द हम आकाश में उड़ाते थे, तो वहां पर वो किस प्रकार की गति करता है, त्रिविमीय गति। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति समझ में आ गई होगी। अभी इसमें एक और पॉइंट है एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति में। जैसे कि हमारे 3 निर्देशांक होते हैं एक्स, वाई और जेड, 3 निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर जो एक विमीय गति होती है उसमें सिर्फ ये तीनों में से किसी एक ही निर्देशांक में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि एक विमीय गति में एक्स, वाई, जेड में से किसी एक निर्देशांक में परिवर्तन। इसके बाद में आते हैं हम द्विविमीय गति में। तो मैंने मान लिया कि इस जो ये मैदान है, ये मैदान की मैंने लंबाई को x अक्ष मान लिया और इसकी जो चौड़ाई है उसको मैंने y अक्ष मान लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो द्विविमीय गति होगा उसमें किसमें, x और y निर्देशांक में परिवर्तन होंगे। तथा जो त्रिविमीय गति है उसमें तीनों निर्देशांक x, y और z निर्देशांक में परिवर्तन होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इन एग्जांपल से एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति समझ में आ गई। आइए गति के हम कुछ अन्य प्रकार के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। मैंने यहाँ पर 3 प्रकार और अन्य गति के लिखे हुए। पहला वृत्ति, दूसरी आवर्ती और तीसरी है दोलन गति। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है, पहला वृत्ति, दूसरा आवर्ती, तीसरा दोलन गति। तो इन्हें समझने के लिए आसानी से मैं कुछ एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की गति, और उसी में
वृत्तीय गति का दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है नाभिक में इलेक्ट्रॉन की गति। उसके बाद में आवर्ती गति पर आते हैं, तो उसमें मैंने पहला एग्जाम्पल पृथ्वी की गति ही लिखा है और दूसरा एग्जाम्पल लिखा है पेंडुलम की गति। अब मैं आता दोलन गति पर। दोलन गति में मैंने पहला एग्जाम्पल पेंडुलम की गति ही लिखा है और दूसरा एग्जाम्पल लिखा है झूले की गति। तो अपन यहाँ पर पहले वृत्तीय गति को आसानी से समझते हैं कि एक्चुअल में वृत्तीय गति होती क्या है। तो जब वृत्तीय गति को देखेंगे तो अपन पृथ्वी की बात करते हैं। तो यहाँ पर बीच में सूर्य रहता है, उसके चारों ओर क्या पृथ्वी परिक्रमा करती है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी द्वारा जो परिक्रमा हो रहा है और वो जिस गति से करी तो वो किस प्रकार की गति है, वृत्तीय गति है। अब इसके बाद में हम आते हैं आवर्ती गति पर। तो आवर्ती गति की प्रॉपर्टी है कि वह निश्चित समय में अपनी गति को बार बार दोहराती है। तो उसके लिए भी यह एग्जाम्पल यहाँ पे मान लिया अर्थ है, यहाँ पर सन है, तो इससे आवर्ती गति को भी हम सूर्य की गति से आसानी से समझ सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर जो पृथ्वी है सूर्य का परिक्रमा एक निश्चित दिन 365 दिन में दोहराती है और उसके बाद में यह गति लगातार कई वर्षों से चलते आ रही। तो पृथ्वी की गति किस प्रकार की भी गति है, आवर्ती गति है। अब आते हैं हम दोलन गति पर। आपने सबने पेंडुलम घड़ी देखी होंगी, आप सबने पेंडुलम घड़ी देखी होंगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पेंडुलम लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर देखना पेंडुलम पहले इस तरफ जाता है, फिर वह पुनः अपनी स्थिति में आता है, फिर उसके बाद में कुछ इस तरह चलता है। तो यहाँ पर देखो बिंदु तो एक ही है, उसका सेंटर पॉइंट एक ही है, लेकिन जो पेंडुलम है वो पहले ए पॉइंट पे जाता है, ए से उसके ओरिजिनल पॉइंट पे आता है, फिर वह बी पॉइंट पे जाता है। तो यह गति वो लगातार करते रहता है। ये किस प्रकार की गति हुई, दोलन गति हुई। तो मैं आशा करता हूँ आपको वृत्तीय गति, आवर्ती गति और दोलन गति आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर दूरी और विस्थापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है मैंने विस्थापन, दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है दूरी। तो अब देखते हैं विस्थापन क्या होता है। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, कुछ इस प्रकार से मैंने डायग्राम बनाया। इसमें पॉइंट दिया मैंने पहले ए, दूसरा बी और ये सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए, बी और सी कुछ इस प्रकार से। माने कि यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जो कि पहले ए से बी पर जाता है, जो कहा गया पहले ए से बी पर गया, फिर वह बी पॉइंट पे कुछ काम करा उसने, उसके बाद में बी से कहा गया वो सी पॉइंट पे गया। तो यहाँ पर हम देखें कि पहले ये जो व्यक्ति कहा गया ए से बी पे गया, फिर बी से सी पे गया। तो अब यहाँ पर हम इसकी दूरी और विस्थापन के बारे में बातें करेंगे कि इसका विस्थापन क्या होगा और उसकी दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर मैंने विस्थापन की बात करें तो विस्थापन की परिभाषा देखते हैं। किसी वस्तु में एक इंसान भी हो सकता है, जैसे कि इंसान ने यहाँ से गति करी, ए से बी पे गया, बी से सी पे गया। तो किसी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर पहले व्यक्ति कहाँ पे ए पे खड़ा था और पहुंच कहाँ गया सी पर। तो इन दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होंगी वो उसका क्या कहलाएंगी, विस्थापन कहलाएंगे। तो अगर हम इस वाले डायग्राम से देखेंगे तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन वैसे AC होगा और इसका SI मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसके बाद में हम आते हैं दूरी पर। तो यहाँ पर हम दूरी भी यही एग्जाम्पल से समझेंगे कि वह व्यक्ति ने कितनी दूरी तय करी। तो अब देखते हैं कि वह व्यक्ति तो पहले ए पॉइंट पे था, अब फिर ए से बी पर गया, फिर बी से सी पर गया। अब यहाँ पर हम दूरी की डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पर किसी वस्तु की जगह अपन अपने पास में क्या है, एक आदमी है जो कि गति कर रहा है। तो यहाँ पर अपन दूरी की डेफिनेशन देखें, किसी वस्तु के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की कुल दूरी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो कुल दूरी को क्या दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम दूरी की बात करेंगे तो उस बंदे ने कितनी दूरी तय करी। तो पहले तो वो बंदा कहा ए से बी पर गया, तो यहाँ पर दूरी क्या हो जाएगी, दूरी बराबर से पहले ए से बी पर गया, फिर बी पर कुछ रुकने के तत्पश्चात वह बी से फिर सी पर गया। तो यहाँ पे प्लस बी सी करना होगा। तो यहाँ पर अपन इस एग्जाम्पल से आसानी से दूरी और विस्थापन को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में विस्थापन कितना हुआ, 1c और दूरी क्या हुई, AB प्लस BC। अब यहाँ पे आते हैं हम इसके विमीय सूत्र पर कि विस्थापन का विमीय सूत्र क्या होता है, दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है। क्योंकि दूरी और विस्थापन एक लंबाई है तो इसका ऐसा ही मात्रक होगा मीटर। अब इसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो विमीय सूत्र में रहता है MLT। तो
तो यहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान शो करता है, t टाइम शो करता है, और जो l है वो लेंथ शो करता है, लंबाई। ये द्रव्यमान, लंबाई और समय। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर द्रव्यमान तो है नहीं, तो m की पावर में क्या जाएगा, 0 जाएगा। और यहाँ पर लंबाई है, कितने बार है, 1 है, तो यहाँ पर l वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद में जब t पे जाएंगे तो यहाँ पर समय का भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर t की पावर में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका विभव सूत्र क्या होगा, m0 l t0। तो यही एक विभव सूत्र दूरी का भी होगा। अब हम विस्थापन और दूरी की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि विस्थापन की प्रकृति क्या होती है और दूरी की प्रकृति क्या होती है। तो मैं यहाँ पर लिखूं प्रकृति। तो विस्थापन की बात करें तो विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। और जो दूरी है, दूरी एक अदिश राशि है। अब इसके बाद में यह विस्थापन क्या क्या हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है। इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो जो विस्थापन होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। लेकिन दूरी कभी 0 नहीं हो सकती, नहीं, सॉरी यहाँ पर, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी क्या क्या हो सकती, 0 हो सकती और धनात्मक हो सकती है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको दूरी और विस्थापन भी आसानी से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक समान गति और असमान गति। तो मैं ये पेंडुलम वाली घड़ी हटा रहा हूं यहाँ से। तो पहला लिखते असमान गति और लिखते फिर एक समान गति। यह भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असमान और एक समान गति। तो असमान गति में क्या रहता है कि मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ ए और बी के बीच की दूरी हमारी 10 मीटर की है। ए बी बराबर से हमारा है 10 मीटर। यहाँ पे बीच में एक पॉइंट दिए, मैंने 5 मीटर का पॉइंट दिया। यहाँ पर बीच में जो ये पॉइंट है वहां पर कितना मीटर होता है, ए से 5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है जिसको मैंने ओ मान लिया। कि अब यहाँ से एक इंसान ने चलना चालू करा, तो वह जब ए पॉइंट से चलना चालू करता है, ओ पॉइंट पहुंचने में उसको 2 सेकंड समय लगता है। उसके बाद में फिर ओ पॉइंट से चलना चालू करता है और बी पॉइंट पे पहुंचने के लिए उसको 3 सेकंड का टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ए और ओ के बीच की दूरी भी 5 मीटर है और ओ और बी के बीच की दूरी भी 5 मीटर है, लेकिन यहाँ पे उसको समय अलग अलग लग रहा है। तो यह एक असमान गति होगी। इसी एग्जांपल से हम एक समान गति को समझेंगे। तो मैंने मान लिया ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, बीच में ओ पॉइंट है जो कि ए से 5 मीटर दूर पर स्थित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एक बंदा ए से ओ पॉइंट में पहुंचने के लिए भी 2 सेकंड का टाइम ले रहा है, फिर ओ से बी पर पहुंचने के लिए भी 2 सेकंड का टाइम ले रहा है। तो इस प्रकार की गति एक समान गति कहलाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं रोहित निराकर आप सभी का शिक्षा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज हम फिजिक्स सीरीज का दूसरा चैप्टर गणित गति पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे, पहला लिखा है विराम अवस्था और दूसरा लिखा है गति अवस्था। तो जो विराम अवस्था को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और गति अवस्था को कहते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन। तो आइए हम समझते हैं विराम अवस्था और गति अवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम विराम अवस्था के बारे में जानेंगे कि विराम अवस्था होती क्या है। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर एक लाइन बनाई हुई है। तो मान लिया कि ये रोड है, यहाँ पर रोड है, यहाँ पर एक बस खड़ी है जो कि कुछ ही समय में यहाँ से निकलने वाली है। यहाँ पर एक बस खड़ी हुई है जो कि कुछ ही समय में निकलने वाली है, लेकिन यह अभी तुरंत में तो खड़ी है ना। तो यह बस जो है किस अवस्था में, विराम अवस्था में। तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है मैंने कि रुकी हुई बस। तो इस रोड पर यहाँ पर बस खड़ी हुई है, तो ये क्या, बस एक विराम अवस्था में। उसी के पश्चात में अब हम आते हैं गति अवस्था पर कि एक्चुअल में गति अवस्था होती क्या है। तो गति की अवस्था वह होती कि जब यहाँ पर एक बस खड़ी थी, लेकिन कुछ समय बाद यह बस चलना चालू हुई और
इस पॉइंट पे पहुंच गई। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन ऐसी लिखी है कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु के सापेक्ष समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करता है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि बस पहले ए पॉइंट पे खड़ी थी और कुछ टी समय पश्चात वह बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो यह बस किस अवस्था में, गति की अवस्था में। तो शायद मेरे को आशा करता हूँ कि आपको विरामावस्था और गति अवस्था समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में आते हैं गति के प्रकार पर। तो मैंने यहाँ पर देखो गति के प्रकार लिखा है कि गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है एकविमीय गति, दूसरा होता है द्विविमीय गति और तीसरी होती है त्रिविमीय गति। तो एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति को समझने का सीधा सीधा एग्जांपल है, मैंने यहाँ पर पहले पॉइंट में लिखा हुआ है इन सबके। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एकविमीय गति के लिए लिखा है कि सरल रेखा में गति। जैसे कि यहाँ पर बस एक रोड पे चल रही है तो वह एक सरल रेखा में गति कर रही है, और यहाँ पर ट्रेन भी पटरी के ऊपर चलती तो वह भी एक सरल रेखा में गति करती है। तो किसका एग्जाम्पल है, एकविमीय गति का एग्जाम्पल। इसी के साथ में हम आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट द्विविमीय गति पर। द्विविमीय गति क्या होती है, द्विविमीय गति? तो मैंने यहाँ पर एक बनाया हुआ है, ये है एक फुटबॉल का मैदान समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है प्लेयर के रूप में, खिलाड़ी के रूप में, तो वह अब एक गति करते रहते हैं और रेंडम पूरे मैदान भर इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो वह जो गति कर रहे हैं पूरे खिलाड़ी लोग, वह किस प्रकार की गति कर रहे हैं, द्विविमीय गति कर रहे हैं। अब आते हैं हम त्रिविमीय गति पर। तो त्रिविमीय गति का एक सीधा सा एग्जांपल है, सभी लोगों ने बचपन में पतंग उड़ाई होंगी। तो पतंग शब्द हम आकाश में उड़ाते थे, तो वहां पर वो किस प्रकार की गति करता है, त्रिविमीय गति। मैं आशा करता हूँ कि आपको एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति समझ में आ गई होगी। अभी इसमें एक और पॉइंट है एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति में। जैसे कि हमारे 3 निर्देशांक होते हैं, एक्स, वाई और जेड, 3 निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पर जो एकविमीय गति होती है उसमें सिर्फ ये तीनों में से किसी एक ही निर्देशांक में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं कि एकविमीय गति में एक्स, वाई, जेड में से किसी एक निर्देशांक में परिवर्तन। इसके बाद में आते हैं हम द्विविमीय गति में। तो मैंने मान लिया कि इस जो ये मैदान है, ये मैदान की मैंने लंबाई को x अक्ष मान लिया और इसकी जो चौड़ाई है उसको मैंने y अक्ष मान लिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो द्विविमीय गति होगा उसमें किसमें x और y निर्देशांक में परिवर्तन होंगे, तथा जो त्रिविमीय गति है उसमें तीनों निर्देशांक x, y और z निर्देशांक में परिवर्तन होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन एग्जाम्पल से एकविमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति समझ में आ गई।